School of Magic सीजन 2 टाइटल पूरा शहर बंधक। आदर्श ने आसमान की ओर देखा। जैसे ही सूर्य क्षितिज में डूबा उसका दिल उसकी तरह अनुसरण करने लगा। क्षितिज जैसे डूबते सूरज डूबता गया, आदर्श का दिल भी डूब रहा था। पता चला कि दिन पहले ही खत्म होने वाला था। भले ही नौ शांति की ओस के कारण दिन में मरे हुए लोग एक्टिवेट रहे, फिर भी सूरज की रोशनी उनकी गति को धीमा करने में सक्षम थी। हालांकि एक बार रात आने के बाद मरे हुए लोग और अधिक जंगली हो जाते। ऐसा कहा जा रहा है कि रजावत ने इस बात पर जोर क्यों दिया कि शहर रात तक टिक नहीं पाएगा। सुरक्षा अवरोध अनगिनत मैजिशियनों की संयुक्त शक्ति के बराबर था। यहाँ तक कि सभी शासक स्तर के मरे हुओं द्वारा इस पर हमला करने के बाद भी सुनहरा अवरोध अभी भी कुछ दिनों तक बना रहेगा। क्या इसका मतलब यह है कि शैतान नगरी आज रात अपनी योजना के साथ आगे बढ़ रहा था? यह कौन सी योजना हो सकती है? है भैरव और जैसे मैजिशियन माउंटेन ज़ॉम्बी जैसे शक्तिशाली प्राणियों को संभालने के लिए उपलब्ध थे। हालांकि जहां तक फ्लैश माउंट कॉर्प्स अधिकारी और बाकी शक्तिशाली मरे हुए ज़ॉम्बीज की बात है, उनसे निपटने के लिए उनके पास अभी भी रॉयल मैजिशियन थे। वे बस अपने मैजिक से भीतरी दीवारों की रक्षा करेंगे। एक ही रात में भीतरी शहर में सेंध लगाने की संभावना यह असंभव था जब तक कि रात आज किन सम्राट यद्यक्ष पुनर्जीवित नहीं हो जाते और उनकी ताकत को शासक स्तर को पार करने की आवश्यकता होगी। क्या यह संभव था कि इतने वर्ष पहले मर चुके किसी सम्राट के पास अभी भी ऐसी दुर्जय शक्ति हो? यह स्पष्ट है कि आपने मुझे सालन की पहचान जानने के लिए यहाँ बुलाया है। सच तो यह है, मैं यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप भी एक संदेश दे। रजावत ने शांति से कहा। क्या तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी बात सुनूंगा? आदर्श कहता है। यह तुम पर निर्भर करता है। तुमने मुझे संदेश भेजने के लिए कुणाल का उपयोग किया, इसलिए मुझे उस बूढ़े व्यक्ति भैरव तक संदेश पहुंचाने के लिए तुम्हारी मदद की आवश्यकता होगी। ओह, जहां तक भूमिगत पवित्र झरने की बात है, मैं शर्त लगा रहा हूं यह आपके पास नहीं है। इसके अलावा मैंने पहले ही इसका उल्लेख किया है। एक बार रात आने पर आपका भूमिगत पवित्र झरना पूरी तरह से बेकार हो जाता है। यह शहर अगली सुबह तक नहीं बचेगा। जावत ने कहा। बारिश के साथ ठंडी हवा चली। आदर्श के लिए रजावत को स्पष्ट रूप से देखना कठिन था। जब आदर्श ने रजावत की बातें सुनी तो उसका दिल डूब गया। ऐसा लग रहा था कि ग्रेट डिकन हरितिक की पहचान का पता लगाना निरर्थक था। रजावत वह पूरी तरह से निडर था उसके द्वारा प्रदर्शित पागलपन को देखते हुए। भले ही वे उसे नीचे ले भी गए, उसने उन्हें यह भी नहीं बताया कि सालन कौन था। वे केवल उसे यहाँ फुसलाने में कामयाब रहे थे, जिसका रजावत ने फायदा उठाया ताकि वह भैरव को एक संदेश भेज सके। वह मैजिक एसोसिएशन के अध्यक्ष से क्या कहना चाहते थे? क्या वह बातचीत करने की कोशिश कर रहा है? क्या शैतान नगरी मैजिक एसोसिएशन के साथ बातचीत करने की कोशिश कर रहा है? मौजूदा स्थिति में शैतान नगरी का पलड़ा भारी था। आंतरिक शहर को ज़ॉम्बीज के सागर से घेरने के बाद वे पहले ही अनगिनत लोगों को नर्क में खींच चुके थे। वे किस लिए बातचीत करना चाहेंगे? क्या हो सकता है कि उन्हें अधिकारियों का क्रियान्वित करने की योजना के बारे में पहले से ही पता था? वे सालन को बचाने की कोशिश कर रहे थे। तुम सालन को बचाना चाहते हैं? आदर्श ने ठंडे स्वर में कहा। क्या तुम होशियार नहीं हो? यह सही है, हम सीनियर सालन को बचाने जा रहे हैं। दुर्भाग्य से ऐसा लगता है जैसे भैरव ने उन सभी को मारने का फैसला किया है, भले ही इसका मतलब 10 निर्दोष लोगों को मारना हो। हम भी इस साहसिक कदम से काफी रोमांचित है। मुझे यह स्वीकार करना होगा कि यह एक बहुत मजबूत कदम है। हम सीनियर सालन को इस तरह मरने नहीं दे सकते।
मैं चाहता हूं कि आप भैरव को योजना रोकने के लिए कहें और हम इस शहर को आशा की एक झलक दिखाएंगे। अन्यथा यदि सीनियर सालन की मृत्यु हो जाती तो केवल वे अधिकारी ही नहीं होंगे जो उसके साथ मर जाएंगे, सारा नगर उसके साथ दफनाया जाएगा। वे अगली सुबह तक जीवित नहीं रहेंगे। रजावत की आवाज ठंडे झोंके की तरह आई। सालन के साथ दफन होंगे लाखों लोग। शब्द सुनते ही आदर्श का दिल जोरों से धड़कने लगा। किसी कारण से उसका मानना था कि शैतान नगरी वास्तव में ऐसा ही कुछ करेगा। क्या आपको लगता है कि भैरव आपके साथ बातचीत करने को तैयार है? आप पहले ही बहुत से लोगों को मार चुके हैं, वे आप पर भरोसा क्यों करेंगे? आदर्श ने कहा। ओह, वे मुझ पर विश्वास करेंगे क्योंकि मैं उन्हें बताने जा रहा हूं कि किन सम्राट की शाही कब्र कहाँ है, रजावत ने आत्मविश्वास से कहा। जब रजावत ने आदर्श की झिझक देखी तो उसने अपनी सामान्य तिरस्कार पूर्वक मुस्कान दिखाई। ओह आदर्श, महान शैतान नगरी और इस भव्य त्योहार की तुलना में आप एक छोटे संदेश वाहक के अलावा कुछ नहीं है। यहाँ निर्णय लेने की कोशिश करना बंद करें। आपका काम संदेश पहुंचाना है, अन्यथा आशा की एकमात्र झलक आपके हाथों नष्ट हो जाएगी। रजावत उसने आदेशात्मक स्वर में कहा, मानो सब कुछ उसके नियंत्रण में हो। आदर्श ने आगे समय बर्बाद नहीं किया। शैतान नगरी जिन बंधकों को नियंत्रित कर रहा था उनकी संख्या बहुत अधिक थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसने उन्हें प्राचीन राजा की शाही कब्र का स्थान देने की पेशकश की थी। क्लॉक टावर मैजिक एसोसिएशन की विशाल घड़ी के नीचे आदर्श, भैरव, रहस्यमयी आदमी समीर, कायरा, कुणाल, फेंगू और अन्य लोग धैर्यपूर्वक इंतजार कर रहे थे। उनके अलावा शाही मैजिशियनों के नेता वांग काई, शी चैंग, परिवर्तन संघ के एक बुजुर्ग और सेना के एक कमांडर, बहुत नाम है, इतेश, और हंटर यूनियन के एक बुजुर्ग अविनेश भी उपस्थित थे। रॉयल मैजिशियन अपनी पर्पल पोशाकों में राजसी ढंग से सीधी रेखाओं में खड़े थे। सभी रॉयल मैजिशियन भैरव के अधीनस्थ थे। इस प्रकार मैजिक एसोसिएशन का अध्यक्ष भीड़ के बीच मैजिशियनों की सबसे मजबूत सेना वाला व्यक्ति था। रॉयल मैजिशियनों का कैप्टन अनुपस्थित था। उसे अपना पद बरकरार रखना पड़ा क्योंकि नीदरलैंड का शासक पहले से ही सुनहरे अवरोध पर हमला शुरू कर रहा था। दरअसल माउंटेन ज़ॉम्बी भी भीतरी दीवारों के पास आ रहा था और जल्द ही सुनहरे बैरियर पर पहुंच जाएगा। एक बार जब माउंटेन ज़ॉम्बी सुनहरे बैरियर तक पहुंच गया तो योजना को बनाए रखा जाएगा जिससे हिरासत में मौजूद सभी अधिकारी मारे जाएंगे। वो यहाँ है। वह वास्तव में ब्लू टिकन के ड्रेंच कोट में दिखाई दे रहा है। एनफोर्समेंट यूनियन के बुजुर्ग जी शैंग ने टावर से नीचे देखा और नीचे ट्रेंच कोट में एक आदमी को ऊपर जाते देखा। वह अकेला आया था, हालांकि हर कोई जानता था कि वह लाखों लोगों की जान अपने हाथों में ले रहा है। रजावत वह वैसे ही आया था जैसे उसने कहा था कि वह आएगा। उन्होंने मास्क भी नहीं पहना था। अब जब भव्य उत्सव हो रहा था तो उसका भेष धारण करना व्यर्थ था। वह अंततः अपना चेहरा जनता के सामने प्रकट कर सकता था। उसे वास्तव में आनंद आया कि कैसे लोग उसे देख रहे थे, जैसे कि वह अपना मुखौटा उतारने के बाद मृत्यु का देवता हो। वह सीढ़ियां चढ़ गया। पूरा स्थान रॉयल मैजिस्ट्रेटों से भरा हुआ था। वे तुरंत शैतान नगरी के महान ढिकन को विस्फोट से उड़ा सकते थे, फिर भी भैरव के आदेश देने से पहले उन्होंने हिलने की हिम्मत नहीं की। क्या आप समीर को लाए? रजावत वह भीड़ के पास चला गया। उसने मजाकिया चेहरे के साथ कहा। समीर भैरव के पास खड़ा था। रहस्यमयी आदमी रजावत को उदासीनता से घूर रहा था। शायद भैरव और
वह रहस्यमय आदमी दोनों ही काफी हास्यास्पद महसूस कर रहे थे। अक्षमय अपराधी उनके ठीक सामने खड़ा था, फिर भी वे उसे तुरंत मौत की सजा देने का जोखिम नहीं उठा सकते थे। वे इतनी विकट स्थिति में थे कि उन्हें शैतान नगरी के साथ बातचीत करने के लिए मजबूर होना पड़ा। रजावत ने समीर की ओर देखा और कहा, तुम्हारी भूलने की बीमारी ने पहले से ही उसकी याददाश्त का एक हिस्सा खा लिया। सच तो यह है, अगर उसकी याददाश्त पूरी तरह से ठीक हो जाए तो वह एक शब्द भी बोलने से पहले ही मर जाएगा। मैं आपको किन सम्राट के शाही मकबरा का स्थान बताऊंगा और जब वह मारक ले लेगा तो आप उसके साथ इसकी पुष्टि कर सकते हैं। निसंदेह आपको पहले निर्दोष पार्षदों, बुजुर्गों और कमांडरों को रिहा करना होगा। रजावत, उसने जानबूझकर निर्दोष शब्द अजीब लहजे में कहा, मानो उसे उन निर्दोष लोगों पर दया आ रही हो जो मारे जाने के करीब थे। मैजिक एसोसिएशन को न्यायिक अधिकार और किसी को मौत की सजा देने का अधिकार सौंपा गया था, हालांकि इसे कभी भी इस तरह से एक कोने में नहीं रखा गया था। उन्होंने शैतान नगरी को पूरी तरह से कम मांगा था, जिसके परिणाम स्वरूप एक भयानक गलती हुई। अब ऐसा लग रहा था कि शैतान नगरी जानबूझकर मैजिक एसोसिएशन को प्रताड़ित करने आया था। वो आदमी अकड़ के साथ सामने आया था, ऐसा महसूस हुआ मानो वह सीधे उनके चेहरे पर तमाचा मार रहा हो। स्कूल ऑफ मैजिक सीजन 2 टाइटल महासागर सम्राट सुनामी। शैतान नगरी सालन को जीवित चाहता था। उन्होंने उन्हें शाही कब्र का स्थान बताने की पेशकश की। शहर के लिए वास्तविक खतरा वह मरे हुए नहीं थे जो बारिश में भी एक्टिवेट रहे थे, बल्कि अन्य शासक स्तर के मरे हुए लोग थे जो मरे हुए लोगों के पूर्वज यध्यक्ष के पूरी तरह से जाग जाने पर जागृत हो जाते थे। उनकी आशा की अंतिम झलक शाही कब्र का पता लगाना और प्राचीन राजा को पुनर्जीवित होने से रोकना था। फिर भी यह मरे हुए सागर को दूर भगा देगा। उन्हें जाने दो, भैरव ने ठंडे स्वर में आदेश दिया। इंपीरियल मैजिशियनों के एक समूह ने सबसे पहले काउंसिलमैन झूमेंग को हिरासत से बाहर निकाला। झूमेंग काफी शांत लग रहे थे, फिर भी वह यह जानकर थोड़े निराश हुए कि मैजिक एसोसिएशन के उच्च अधिकारियों ने अन्य लोगों के साथ मिलकर उसे हटाने का फैसला किया था, सिर्फ सालन को खत्म करने के लिए। इंपीरियल मैजिशियनों ने मैजिक को नियंत्रित करने वाले काउंसिलमैन झूमेंग को हटा दिया। काउंसिलमैन ने अपनी थोड़ी बिखरी हुई दाढ़ी को ठीक किया और अपने बगल में खड़े आदर्श को असहायता से देखा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम मेरी जान बचाओगे, आदर्श ने कहा। मुझे नहीं लगता कि अगर मछली मर जाती है या जाल टूट जाता है तो यहाँ किसी का भी अच्छा अंत होगा। किसने सोचा होगा कि मैजिक एसोसिएशन को इस तरह का निर्णय लेने के लिए मजबूर किया जाएगा, झूमेंग ने आह भरते हुए कहा, और किसी तरह वह पहले की तुलना में बहुत अधिक उम्र का लग रहा था। आदर्श ने कहा, लोगों को बचाना मारने से ज्यादा कठिन है। झूमेंग हैरान रह गया, इससे पहले कि वह व्यंग्यपूर्ण मुस्कुराता। झूमेंग के बाद बाकी अधिकारियों को एक एक करके रिहा कर दिया गया। भैरव ने उन्हें यूं ही जारी नहीं किया, उन्होंने वास्तव में सबसे संदिग्ध लोगों को बाद के लिए रखा। जब डू जियाओ पर से प्रतिबंध हटने के बाद धीरे धीरे भीड़ के पास गया तो भैरव ने अपना हाथ उठाया और अपने लोगों को प्रक्रिया रोकने का संकेत दिया। आप हमें अभी बता सकते हैं? भैरव की आवाज मजबूत, जानलेवा इरादे से भरी हुई थी। मैजिक एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में उन्हें अपने हर निर्णय के लिए जिम्मेदार ठहराया गया। यदि शाही कब्र का स्थान लाखों लोगों की जान बचाने की चाबी नहीं होता तो उसने रजावत को बहुत पहले ही टुकड़े टुकड़े कर दिया होता। रजावत, उसने घबराहट का कोई संकेत नहीं दिखाया। वह बालकनी के किनारे तक चलकर सीमेंट की रेलिंग के सामने खड़ा हो गया।
उसने समीर पर एक नज़र डाली और संतुष्टि से सिर हिलाया। और जब उसे पता चला कि उसके शरीर से कम काली गैस निकल रही थी, उसने अपनी दृष्टि दूर उत्तर की ओर घुमाई। लंबे समय के बाद यह महान डीकन हृतिक अभी भी चुप रहा। समय बीतने के साथ भैरव का जानलेवा इरादा धीरे धीरे मजबूत होता गया। धैर्य, आप इसे बहुत जल्द देखेंगे, रात होने से पहले। महान डीकन हृतिक बस उत्तर की ओर देखते हुए वहीं खड़ा रहा। उसकी नज़र उत्तरी गेट पर नहीं बल्कि एक युआन गेट से परे के क्षेत्र पर टिकी थी, जो पहले से ही काले सागर द्वारा निकल लिया गया था। यह क्षेत्र वेतांग जिला हुआ करता था। वे बमुश्किल वहां खड़ी कुछ इमारतों की परछाइयां देख सके, जिनके चारों ओर अनगिनत लाशें, कंकाल और प्रेत घूम रहे थे। लगभग हर इमारत के टॉप पर लाल चमक बिखेरती एक जोड़ी आंखें होती थी। उन आंखों के मालिक के पास या तो स्टील जैसा मजबूत शरीर था या इमारत को हिलाने के लिए पर्याप्त बड़ा शरीर था। यह संभव है कि उच्च पदों पर आसीन मैजिशियनों ने भी कभी इतने सारे कमांडर लेवल के प्राणियों को एक साथ आते नहीं देखा हो। रात लगभग हो गई थी। लगातार बारिश हवा में बहती रही। दूर तक आसमान अधिक धुंधला था। कोई नहीं जानता था कि बारिश और अंधेरे के पर्दे के पीछे कितने जीव थे। युआन गेट से लगभग 3 किलोमीटर दूर अंधेरी जमीन और जमीन से नीचे लटकते बादलों के बीच अचानक एक गहरा नीला ज्वार दिखाई दिया। सफेद लहरें हवा में घूम रही थी। चीखें इतनी तेज थी कि पूरा आंतरिक शहर उन्हें सुन सकता था। ऐसा लगा जैसे आसमान और जमीन के बीच एक भयंकर सागर उभर आया हो। इसकी भव्यता लुभावनी थी, जैसे कुछ किलोमीटर चौड़ी सुनामी तट पर घूम रही हो। सौभाग्य से सुनामी भीतरी शहर की ओर नहीं बढ़ रही थी। आसमान से बरसता हुआ सागर मरे की दिशा में लुढ़क रहा था। शुरू में युआन गेट के आसपास कोई खाली जगह नहीं थी, क्योंकि पूरी जगह पर मरे हुओं के ढेर का कब्जा था। हालांकि जैसे जैसे लहरें आगे बढ़ी, हजारों ज़ॉम्बी लोग चौंका देने वाली सुनामी में समा गए, क्योंकि यह युआन गेट से दूर चला गया था। सुनामी घंटाघर से एक निश्चित दूरी पर थी, लेकिन जब वह आसमान में घूम रही थी और दर्जनों झरनों की तरह गिर रही थी, आदर्श को किसी तरह ऐसा महसूस हुआ जैसे यह ठीक उसके सामने हो रहा था। सुनामी के तुलनीय वाटर स्पिल को देखकर उसका आश्चर्य लाइट मैजिक पवित्र दानव डीमन तलवार को देखने के बाद अनुभव से कहीं अधिक था। जुमैंग ने शांति से कहा, लू हुआन अपनी चाल चल रहा है। रॉयल मैजिशियनों का कैप्टन? आदर्श ने पूछा। उसकी ताकत भैरव के बराबर है। अगर मैं उससे लड़ता तो 10 राउंड से भी कम समय में बुरी तरह हार जाता। वह अकेले ही नीदरलैंड के शासक से मुकाबला करने के लिए काफी मजबूत है, जुमैंग ने कहा। जैसे ही जुमैंग ने अपना वाक्य पूरा किया, भीतरी दीवारों के बाहर से एक तीखी चीख सुनाई दी। नगर के लोगों ने तुरंत अपने कान बंद कर लिए। बैरियर के अंदर की इमारतों के शीशे का हर टुकड़ा टुकड़ों में टूट गया। आदर्श ने अपना सिर उठाया और बादलों से उतरते हुए एक विशाल हड्डी वाले प्राणी को देखा। जैसे ही वह बादलों के नीचे गिरा, उसने अपनी भयावह पंख पूरी तरह फैला दिए। इसकी गति के बल ने आसपास की बारिश की बूंदों को साफ कर दिया, जैसे कि किसी ने बारिश के पर्दों पर जोरदार मुक्का मारा हो। बारिश की बूंदें तीर की तरह घुमावदार सुनहरे अवरोध पर लगी। गोल्डन बैरियर केवल उन चीजों को रोकेगा जो शहर के लिए एक निश्चित स्तर का खतरा पैदा करती है। आमतौर पर बैरियर बारिश की बूंदों को इसके माध्यम से गिरने नहीं रोकता था, लेकिन नीदरलैंड के शासक द्वारा छोड़ी गई बारिश की बूंदें बैरियर पर तेजी से गिरी। प्राणी वास्तव में कितना मजबूत था। आदित्यों के अटैक शुरू करने के बाद नीदरलैंड का शासक वहां खड़ा होकर नहीं देखेगा, जुमैंग ने कहा।
उनका सुपर वाटर स्पिल ओशन एम्परर सुनामी 2 से 3 हज़ार लोगों को आसानी से खत्म कर सकता है जब उन्हें इस तरह एक साथ रखा जाए। एक सुपर मैजिक, आदर्श खुद में बुदबुदाया। आसमान गहरा होता जा रहा था। क्लॉक टावर पर मौजूद लोग आदित्य और नीदरलैंड के शासक की लड़ाई देख रहे थे जो कि इधर उधर उड़ रहे थे। आदित्य द्वारा डाले गए अधिकांश स्पिल सुपर लेवल के थे। उन्होंने अगले सुपर स्पिल को एक्टिवेट करने से पहले कुछ एडवांस स्पिलों को कुशलतापूर्वक मिश्रित किया। वह जो लाइट उत्सर्जित कर रहा था वो दीवारों पर मैजिशियनों की पूरी मंडली से भी अधिक उज्जवल थी। उसने जो ऊर्जा उत्पन्न की वह हजारों मरे हुओं को नष्ट करने के लिए पर्याप्त थी। घंटाघर पर खड़े लोग अधिकारी थे, सुपर स्पिल भी डालने में सक्षम थे। हालांकि कोई भी आदित्य जैसे सुनहरे अवरोध के बाहर मरे हुए शासक से लड़ने की हिम्मत नहीं करेगा। पूरा शहर आदित्य की बहादुरी देख रहा था। यह उस शहर में आशा की एक झलक लेकर आया जो इस समय एक चट्टान के किनारे पर था। मैजिशियन, वह सचमुच मैजिशियन था। विपत्ति जनित अंधकार भी उनके तेज को छिपाने में असमर्थ था। दुर्भाग्यों के बीच में ऐसे बहादुर रॉयल मैजिशियन का होना एक महान सौभाग्य माना जा सकता है। यह अफसोस की बात है कि आदित्य केवल एक ही है। महान डीकन हरितिक ने कटु टिप्पणी की। ऐसा लगता है कि आप केवल हमारा समय बर्बाद कर रहे हैं, लेकिन यह आपके मरने का समय है, भैरव ने तेज और ठंडे स्वर में कहा। यह वास्तव में मेरे मरने का समय है, लेकिन क्या आप निश्चित है कि आप थोड़ी देर और इंतजार नहीं करना चाहते हैं? राजा की कब्र आ रही है, ग्रेट डीकन हरितिक ने कहा। वाक्य खत्म करने के कुछ ही समय बाद बहुत दूर से कुछ देखकर कांपने लगा। उसकी आवाज क्लॉक टावर पर गूंज उठी और गहरी हंसी से जंगली हंसी में बदल गई। यह यहाँ है, यह यहाँ है। अगला एपिसोड जानने के लिए बने रहे मेरे इस चैनल के साथ। थैंक यू।